नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब करीब 4000 साल पीछे, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के भारत की बुनियाद कैसे और कब रखी गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े बदलाव से। दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता एक रहस्यमयी तरीके से खत्म हो रही थी, और इसी के साथ भारत में एक नई कहानी, एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। तो जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ शहरों में रहने वाली, प्लानिंग से घर बनाने वाली हड़प्पा सभ्यता थी, जिनकी ईंटों की दीवारें और नालियां आज भी हमें हैरान करती हैं। लेकिन वो दौर अब ढल रहा था। और दूसरी तरफ घोड़ों पर सवार होकर घूमने वाले नए कबीले आ रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि भारत का अगला भविष्य कौन तय करने वाला था। यहीं पर एंट्री होती है उन लोगों की जिन्हें आज हम आर्यंस के नाम से जानते हैं, जो करीब 1500 ईसा पूर्व में एक नई संभावनाओं वाली जमीन पर कदम रख रहे थे। और यहीं से शुरू होता है भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय, जिसे हम वैदिक युग कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, बल्कि करीब करीब 1000 साल तक चला, और इसी दौर ने उस भारत की नींव डाली जिसे हम आज जानते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये नया समाज कैसा था। परिवार कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनका रहन सहन कैसा था। देखिए, समाज की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई थी कुल, यानी परिवार, जिसके मुखिया को गृहपति कहा जाता था। जब कई परिवार मिलते तो बनता था जन, यानी कबीला, और हर किसी की एक और पहचान थी, गोत्र, जो ये बताता था कि वो किस ऋषि के वंशज हैं। उस जमाने में कोई ऊंची ऊंची इमारतें या महल नहीं थे। जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई थी। लोग लकड़ी, मिट्टी और फूस की बनी साधारण झोपड़ियों में रहते थे। एक सीधी साधी सरल जिंदगी। उनका खान पान भी बिल्कुल उनकी जिंदगी जैसा ही था, सिंपल और पौष्टिक। जौ और गेहूं मुख्य अनाज थे। दूध, दही और घी को तो पवित्र माना जाता था। और हां, उस दौर में दौलत का मतलब सोना चांदी नहीं, बल्कि मवेशी, खासकर गायें होती थीं। जिसके पास जितनी गायें, वो उतना अमीर। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़ी चीज की तरफ इशारा करती हैं, उनका नजरिया। वो लोग कुदरत के साथ मिलकर जीते थे, उसके साथ तालमेल बिठाकर। आज की तरह कुदरत से लड़ते नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये दौर सिर्फ खाने पीने और रहने का नहीं था। ये ज्ञान और सामाजिक विकास का भी एक बहुत ही वाइब्रेंट, एक बहुत ही दिलचस्प दौर था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समाज में महिलाओं की भूमिका काफी अहम थी। देखिए, बाद के समय के बिल्कुल उलट, शुरुआती वैदिक काल में महिलाएं सिर्फ पढ़ती लिखती थीं, बल्कि धार्मिक मामलों में भी बराबर की भागीदार थीं। यहां तक कि उन्होंने दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद के श्लोकों की रचना में भी अपना योगदान दिया। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उस दौर की एक विदुषी गार्गी ने सबसे बड़े ज्ञानी माने जाने वाले ऋषि याज्ञवल्क्य को भरी सभा में ब्रह्म क्या है इस जैसे मुश्किल विषय पर बहस के लिए चुनौती दी थी। सोचिए, महिलाओं का बौद्धिक स्तर क्या रहा होगा। बात ज्ञान की हो रही है तो गुरुकुल सिस्टम को कैसे भूल सकते हैं। वहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। वहां अनुशासन, सेवा और समर्पण के जरिए इंसान का चरित्र बनाया जाता था। वो दिमाग और दिल दोनों को गढ़ने की एक प्रक्रिया थी। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये समाज चलता कैसे था। शासन कौन करता था, नियम कानून कैसे बनते थे, और समाज का ढांचा कैसा था। आज के पार्लियामेंट से हजारों साल पहले वैदिक समाज में सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं। ये राजा को न सिर्फ सलाह देती थीं, बल्कि उसकी ताकत पर लगाम भी लगा सकती थीं। है ना कमाल की बात। और अब आते हैं एक बहुत ही अहम विषय पर, वर्ण व्यवस्था। देखिए, शुरुआत में यह सिस्टम जन पर नहीं, बल्कि कर्म पर, यानी काम पर आधारित था। एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था, जहां आपका हुनर और समाज में आपका योगदान आपकी पहचान तय करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया। जो व्यवस्था पहले कर्म पर आधारित थी, वो बाद में जन पर आधारित हो गई, और ये लचीलापन धीरे धीरे एक कठोर सामाजिक ढांचे में बदल गया। एक ऐसा बदलाव जिसका असर सदियों तक महसूस किया गया। जैसे जैसे सदियां बीती, वैदिक समाज और ज्यादा विकसित और कॉम्प्लेक्स होता गया, और इसने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी भारत को एक मजबूत आकार देती है। राजनीतिक तौर पर भी एक साफ विकास दिखाई देता है। छोटे छोटे कबीलों यानी जन से शुरू होकर वो एक जगह बसने लगे और जनपद बने।
और फिर इन्हीं में से मगध जैसे बड़े और शक्तिशाली महाजनपद यानी साम्राज्यों का उदय हुआ। लोगों की आस्था और सोच में भी गहरा बदलाव आया। शुरुआत में वो आग, हवा, बारिश जैसी कुदरती ताकतों की पूजा करते थे। धीरे धीरे शिव और विष्णु जैसे देवताओं की भक्ति बढ़ी और फिर उपनिषदों के जरिए आत्मा और ब्रह्म जैसे गहरे दार्शनिक विचार सामने आए जो हिंदू धर्म का आधार बने। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चाहे भाषा हो, परिवार का ढांचा हो, राजनीतिक सोच हो या फिर दार्शनिक विचार, वैदिक युग की विरासत आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। इतने बड़े बदलावों का ये दौर आज हमारे लिए एक आईने की तरह है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अतीत की कौन सी विरासत, कौन सी परंपराएं और कौन से ढांचे आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं। सोचिएगा जरूर।